पढ़ाई करी और नॉलेज गेन किया। एक ही बार आदमी कायदे से काम करता है, वो जीवन भर उसका फायदा उठाता है। तो इसलिए कायदे से कर लीजिए, तो बताइए आप लोग। बहुत लोग थोड़ा सा ढीले वीले रहते हैं, मत रहिए ढीला, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट में कि इन इन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है, उन उन इलाकों में तापमान ज्यादा रहता है, उसी से डिपेंड करता है कि अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक वनस्पति क्या होगी। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति। इसका मतलब होता है कि ऐसी प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट, तो बहुत समय तक उसको मानव ने डिस्टर्ब नहीं किया, वो प्रकृति में अपने आप उगी है। ठीक है। और उसी प्राकृतिक जो क्लाइमेट और सॉयल की कंडीशंस को, जैसी भी वहां क्लाइमेट होगा, जैसा वहां जमीन होगी, उस हिसाब से एक प्रकार की वनस्पति उगती है। उसी प्राकृतिक वनस्पति को नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ अगर फॉरेस्ट को देखोगे तो 5 प्रकार के फॉरेस्ट हैं। एक है ट्रॉपिकल ईवरग्रीन एंड सेमी ईवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। चौथा है मॉन्टेन फॉरेस्ट। और पांचवा है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो मेनली मुख्यतः बड़े बड़े ब्रॉडली देखोगे तो 5 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। और इन 5 प्रकार के जंगलों में 5 अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो एक एक करके पहले आप ये देखिए कि आखिर ये कैसे पनपते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ इधर दिखा रहा है कि कैसे ड्राइनेस बढ़ रही है, पानी कैसे कम हो रहा है इस तरफ। और ये नीचे की तरफ जितना भी देखोगे, नीचे टेम्परेचर सबसे हाई है। तो जहां टेम्परेचर सबसे हाई होता है वो इलाका क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल रीजन। ठीक। अब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर काम भर का है, सूरज बहुत बढ़िया से चमक रहे हैं और पानी भी अच्छा खासा है, तो पेड़ पौधों को अच्छा खासा मिलेगा कि नहीं इनपुट, तो उससे वो उनकी ग्रोथ भी तगड़ी होगी। ऐसे वाले जो एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब इसी एरिया में आगे बढ़ो, गर्मी तो उतनी ही है, लेकिन धीमे धीमे बारिश या पानी घटता जा रहा है। तो पहले क्या होगा, ट्रॉपिकल जो ईवरग्रीन फॉरेस्ट हैं तो सेमी ईवरग्रीन आएंगे। फिर थोड़ा सा जो है डेसिडिवस आएंगे। जो मतलब डेसिडिवस का मतलब है पर्णपाती वन, जो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। और उसके बाद घास के मैदान आएंगे। और फिर आपका एकदम बारिश नहीं होगी तो क्या आ जाएंगे, मरुस्थल। एक सेम चीज हर जगह आप देखोगे। अब ये ठंडे वाले इलाके में भी ऐसा जगह जहाँ ठंडी है और बारिश अच्छी खासी है, इतने बड़े बड़े तो पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऊर्जा उतना मिल नहीं रहा है, तो इतने बड़े पेड़ हो नहीं सकते। तो थोड़े छोटे छोटे पेड़ होंगे और उनकी लकड़ियां भी थोड़ी सॉफ्ट होंगी। और उसके बाद जो है इधर से इधर जाते जाओगे तो फिर पहले टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आएगा, फिर टेम्परेट तुम्हारा डेसिडिवस आएगा, फिर ग्रास लैंड आएंगे, फिर आपका डिजर्ट आ जाएगा। उसके ऊपर और ठंडे इलाके में जाओगे तो पूरे इलाके में बोरियल फॉरेस्ट आता है। और सबसे ऊपर एकदम टुंड्रा फॉरेस्ट आता है। तो इस तरीके से ये लैटिट्यूड वाइज है, अक्षांश वाइज है। ठीक है। विषुवत रेखा से पोल की तरफ बढ़ने का ट्रेंड है। इस चित्र को अगर अपने दिमाग में बना लोगे तो बहुत सा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये भारत का नेचुरल वेजिटेशन देखोगे अगर, तो इन इलाकों में आपने देखा था कल की क्लास में कि वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे खूब बारिश हो रही थी। तो ज्यादा बारिश होगी तो फिर क्या होगा, ज्यादा तुम्हारा जो है हरा भरा होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। और ये इलाके उष्णकटिबंधीय वाले इलाके में पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा फॉरेस्ट मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक। और फिर इधर वाले इलाके में चेरापूंजी, मेघालय वगैरह, यहाँ भी बारिश
वर्ष भर होती रहती है ऑलमोस्ट यहाँ भी। तो इन इलाकों में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। और थोड़ी बहुत ये तटीय इलाके हैं जहां पर आपको ढेर सारी बारिश देखने को मिलती है, हल्का फुल्का डाल दिया है इसमें। तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन मिलेगा, एवरग्रीन उतना नहीं मिलेगा, सेमी एवरग्रीन मिलता है। और डेसिडिवस जो है आपको पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यही मिलता है, जो हम लोग जिसमें रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका माउंटेन फॉरेस्ट मिलता है हिमालय पे, तो जो है थोड़ा साउथ में भी मिलता है। और फिर आपका जो है मैंग्रोव, ये वाले हैं, छोटे छोटे मैंग्रोव इलाके हैं। ठीक। उसके बाद आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहां पर कटीली, जहां रेगिस्तानी टाइप बहुत ड्राई होगी एरिया, तो वहां कटीले टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि दक्कन के पठारी इलाकों में मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आपका राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में मिलेगा। तो ये भी मैप आपको अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा टाइम देके बिठाने की कोशिश करो। अगर ये बैठ गया तो भी आपको कई क्वेश्चंस इसके थ्रू भी हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है। तो ऐसे फॉरेस्ट जो कि हमारे वेस्टर्न घाट के पश्चिमी जो है ढलान है उस पे पाए जाते हैं। हिल्स जो तुम्हारा उत्तर पूर्वी रीजन है उसकी पहाड़ियों पे, गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं वो, क्योंकि यहाँ इन इलाकों में बारिश वर्ष भर देखने को मिलती है। ये जो एरियाज हैं यहाँ पर आपको जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी। और वर्ष भर जो औसत टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक। अब ये देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनमें आप स्तर देखने को मिलेगा। इसमें नीचे आपको क्या होगी, छोटी छोटी झाड़ियां वाड़ियां देखने को मिलेगी और उसके ऊपर बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो एक आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी, छोटी छोटे से बड़ा करके। और सबसे ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं इनमें, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कंपटीशन होता है कि कौन कितना लाइट जो है पाने के लिए, सूरज के प्रकाश को पाने के लिए कंपटीशन होता है, क्योंकि अच्छा खासा सूरज का प्रकाश वहां पर मौजूद होता है। इसकी वजह से तुम्हारा जो है ये खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है। तो इनकी वैरायटीज यहाँ पर जो टॉल ट्रीज होंगे वो, और ट्री एक बात बताओ, वहां पे जो पेड़ होंगे उनकी लकड़ी सख्त होगी कि कोमल होगी, बताओ। सर सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होगी, पेड़ों की लकड़ी सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट होगी। अच्छा खासा पानी, खाना पानी मिला है तो मजबूत होगा कि नहीं होगा। सूरज भी मिल रहे हैं, बारिश भी मिल रही है, सॉफ्ट कैसे होगा वो। खाना पीना नहीं मिलेगा तब तो वो कोमल होगा, सॉफ्ट होगा। हाँ बताओ। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो तुम्हारे, इसीलिए इनकी लकड़ियों से जो फर्नीचर बनता है उसको जो है सॉलिड वुड से, वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि लकड़ियां प्राप्त करना मुश्किल होता है, बहुत घने जंगलों में मिलती। ठीक है। तो ये जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं, जिसको खाना पानी मिलेगा, सूरज भी मिल रहा है, प्रकाश पानी भी मिल रहा है, वो तो मजबूत होगा ना, स्ट्रांग होगा, ठीक होगी। तो यहाँ पर देखोगे कि इसमें इस तरह के जो जंगल हैं वहां पर पत्तियां कभी भी अपना जो है पेड़ जो है अपनी पत्तियों को नहीं, मतलब पतझड़ का मौसम नहीं आता। ठीक है। हमेशा वर्ष भर पत्तियां लगी रहती हैं। तुम्हारा कोई ऐसा मौसम नहीं आता जब फ्लावर फ्लावर हमेशा देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसा कोई स्पेसिफिक मौसम नहीं आता। और इसमें आपको जो दिखाई देगा, जो फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा उसके पास खाना पीना है। सूरज का प्रकाश भी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और आपका बारिश भी है। इसमें आपको जो पेड़ मिलेंगे, रोजवुड, महोगनी, एबोनी, ठीक है, एनी, ये सब पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। ये याद रख लिए, एग्जाम में आता है। महोगनी कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इबोनी कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। रोजवुड। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ हैं ये एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ऐसे इलाके जहां पर उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी चाहिए, थोड़ी कम हो रही है, तो वहां पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो ट्रॉपिकल एरिया के ऐसे जहां पर डेसिडिवस से ज्यादा हो रही है लेकिन एवरग्रीन से कम हो रही है, सदाबहार वनों के क्षेत्र से कम बारिश हो रही है,
लेकिन पर्णपाती वनों के क्षेत्र से ज्यादा बारिश हो रही है। ऐसे बीच के इलाकों को यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो सेमी एवरग्रीन कहलाते हैं। और ऐसे जो फॉरेस्ट हैं इसमें आपको एवरग्रीन वाले पेड़ भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो मॉइस्ट डेसिडिवस है, ठीक है, जो नम तुम्हारा पर्णपाती पेड़ होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे जंगलों में आपको पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले जो पेड़ होते हैं, परजीवी पेड़ होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। इससे ऐसा फील होता है कि ये जो जंगल होते हैं हमेशा सदाबहार रहते हैं। इसमें आपको व्हाइट सेडार, हुलॉक, कैल ऐसे वृक्ष देखने को मिलेंगे। इन वृक्षों की प्रजातियों को देखिए, थोड़ा जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा कोशिश किया करिए कि उसमें थोड़ा मन लगा के और ढूंढा करिए, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा। ब्रिटिश जो थे वो अवेयर थे कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू, इसलिए उन्होंने एक एक्ट लेके आए थे, ये फॉरेस्ट एक्ट 1927। और उसी एक्ट के द्वारा इन्होंने यहाँ के जंगलों का शोषण करना शुरू कर दिया, और यहाँ की लकड़ियां काट काट के जो आदिवासी हैं उनके सैकड़ों हजारों साल के अधिकार छीन छीन के, जैसे हम पशुओं के, पेड़ पौधों के अधिकार छीन के उनको बेदखल कर देते हैं उनकी जमीनों से, सेम ब्रिटिशर्स ने इंसान के साथ किया। आप हजारों साल से रह रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बंदूक है, हम मालिक हैं आपके, केवल बंदूक के बल पे वो भारत के मालिक बन गए। वो जो है क्या नाम है, अफ्रीका के जो अलग अलग देशों के मालिक बन गए और वहां का शोषण किया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फिर फॉरेस्ट का बदलाव अपने हिसाब से किया। वो पेड़ लगाए जो पेड़ उनके लिए फायदेमंद थे। जैसे गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में ओक फॉरेस्ट होता था, उसको हटा के इन्होंने पाइन का पेड़ लगा दिया, जो कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन पेड़ों की जरूरत थी। और आपको पता है कि उत्तराखंड में ज्यादा इस समय जंगलों की आग लगती है, क्योंकि पाइन का जो पेड़ होता है वो पेड़ आग जल्दी पकड़ता है। इसके अलावा उन्होंने जंगलों को सफाई भी की, क्योंकि उनको चाय के बागान लगाने थे, रबड़ के बागान लगाने थे और कॉफी के बागान लगाने थे, तो ढेर सारे जंगलों को काटा भी। उसके अलावा ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर, उन्होंने जो लकड़ी थी उसका इस्तेमाल किया उनको कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जो होती है लकड़ी इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, उसको उसमें जो है थोड़ा ठंडी कम लगती है। द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वॉज दस रिप्लेस बाई कॉमर्शियल, तो जो फॉरेस्ट का एक यूज था उसको प्रोटेक्शनिस्ट एक यूज था कि हम लोग की रक्षा करता था, अब फॉरेस्ट का इस्तेमाल कॉमर्शियली होने लगा। उसकी लकड़ियां, उसके पेड़, तो कॉमर्शियल यूज ने उसकी वजह से नुकसान भी पहुंचा। और यही एक मानव की प्रवृत्ति की वजह से अभी धरती की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। तो हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन देख लिए, अभी फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडिवस का मतलब होता है जो कि अपनी पत्तियां एक खास मौसम में झाड़ देते हैं, सूखे के मौसम में, जिससे कि पानी बचा सके। तो ये सबसे ज्यादा भारत में, प्रश्न यही आता है कौन सा प्रकार का जंगल भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट। इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। तो दो तो यही हो गया। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि इंडियन नीनो किसको कहते हैं, इंडियन एल नीनो किसको कहते हैं, बताइए, कल ही तो पढ़ा है, क्वेश्चन इससे नहीं लगा रहे, बताओ भाई, इंडियन एल नीनो किसको कहते हैं, किसी को नहीं पता। ये वेस्टर्न ट्रेड विंड्स को, वो वेस्टर्ली जेट क्वेश्चन स्ट्रीम्स क्या है? आईओडी, आईओडी है, आईओडी। यही है, पढ़ रहे हो तुम लोग भैया, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, आईओडी को इंडियन नीनो कहते हैं। उसी तरह ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। धीमे धीमे पढ़ाई के प्रति जोश घटता जा रहा है क्या सब लोग का, एग्जाम पास आ रहा है तो जोश बढ़ना चाहिए। इस समय तो अपनी जब अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो समय है जिस समय आपको सारा कुछ एकदम सन्यासी का जीवन बिताना चाहिए, सब कुछ छोड़ के इस लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय जो आप करोगे वो आपको जीवन भर पे करेगा।
दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव, ये कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं जहां पर बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, अब जब बारिश, अब 70 से 200 के बीच में 70 से 100 वाले भी तो होंगे और 100 से 200 वाले भी होंगे, तो इसी के हिसाब से इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक मॉइस्ट डेसिडुअस और एक ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और ये फॉरेस्ट आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हिमालय की तलहटी से सटे पूरे इलाकों में जहां बारिश हिमालय रोक के कराता है वहां मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढाल में नहीं, पूर्वी ढाल पे मिलेंगे। पश्चिमी ढाल पे कैसे मिल रहे थे हम लोग को? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। और मॉइस्ट डेसिडुअस किस में मिलेंगे? पूर्वी घाट में, पूर्वी भाग, पूर्वी ढाल पे, और उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। अब प्रश्न अगर आपसे आता है पूछने को एग्जाम में कि इन राज्यों में से किसमें आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और ऑप्शन रहता है राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। ठीक है, तो आपको उसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है इसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं? टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड। ठीक है, और ये इसके इम्पोर्टेंट वो है। इस पे ये भी पूछता है कि टीक जो है वो किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है? तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। महुआ किस में पाया जाता है? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब आता है ड्राई, जो हम लोग का इलाहाबाद में जो आप देखते हैं, लखनऊ, ये सब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के इलाके हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, और जो है वेटर मार्जिन, इट हैज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडुअस व्हाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि इधर से इधर पानी ज्यादा बरस रहा है तो यहाँ मॉइस्ट डेसिडुअस है, बीच में आपको दिखाई देगा ये ड्राई डेसिडुअस, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे तुम्हारे थॉर्नी, वो वाले जंगली और मरुस्थली वाले इलाके। तो इस तरह से ट्रांजिशन जोन होता है, बारिश की कमी के साथ साथ चीजें जोन ट्रांजिशन दिखता रहता है। तो ये फॉरेस्ट आपको कहाँ पाए जाएंगे? जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके वर्षा वाले इलाकों में, उत्तर प्रदेश के मैदान में और बिहार के मैदान में। In the higher rainfall region of the peninsular plateau and the northern Indian plain, this forest have a parkland landscape with open stretches in which parkland मतलब कैसा होता है? एक पार्क जैसा कि थोड़े दूर दूर पर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बीच में घास देखने को मिलेगी। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके उस भाग में जहाँ थोड़ी बारिश होती है, और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में। आप देखते ही हो, बागान देखते हो, बाग देखे होगे जब ट्रेन से जाते हो। तो जब ड्राई सीजन आता है तो पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियां छोड़ने लगते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा एक घास का मैदान दिखता है, और चारों तरफ थोड़ी थोड़ी पेड़, ऐसे नेकेड पेड़ दिखाई देती, इसमें पत्ती नहीं होती। इसमें आपको जो एग्जाम इंपॉर्टेंट पेड़ है, तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है, एक्सेलवुड है, ये कॉमन ट्रीज हैं इसके। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नीम है? तो नीम भी है। हम लोग क्या नीम नहीं पाया जाता ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट? सर वैसे तो शीशम और महुआ भी पाया जाता है। हाँ, लेकिन वही है कि हम लोग पानी डाल के कर देते हैं, लेकिन वो पतझड़ है। लेकिन वो अगर तुम देखोगे तो इवन नीम भी आपका इसी में आना चाहिए, मॉइस्ट डेसिडुअस में। नीम तो आता है सर, नीम तो है, नीम के पत्ते झाड़ते हैं, हम देखे हैं। पत्ती तो सब किसके में भी झड़ेंगी, डेसिडुअस तो ये भी है, लेकिन मॉइस्ट है, नमी ज्यादा है। ठीक है, पतझड़ तो ये भी है लेकिन नमी ज्यादा है ड्राई डेसिडुअस के हिसाब से। इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग में वेजिटेशन कवर इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग। वहां पर बहुत कम आपको वनस्पति देखने को मिलेगी क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है, और चारागाह ओवरग्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है। अब हम लोग उन इलाकों में आते हैं जहां ट्रॉपिक, हम लोग केवल घूम रहे हैं, कुछ भी इसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। हम लोग को लगता है पढ़ाई है लेकिन इसमें घूम रहे हैं। ठीक है,
तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है क्या? ये उन इलाकों, कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ भैया 70 से 100 सेंटीमीटर जहां बारिश होगी इंडिया में, वहां किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो क्या आंसर होगा? ड्राई डेसिड। हाँ, ड्राई डेसिडुअस। ठीक है। उसकी तरीके से अब ऐसे जगह जहां 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो वहां कटीले वन पाए जाते हैं। और इसमें क्या होगा, आपको ढेर सारे ग्रासेस देखने को मिलेंगी, झाड़ियां देखने को मिलेगी। इसमें ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, जैसे कि पंजाब के दक्षिण पश्चिम का भाग, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके इलाकों में पाए जाते हैं। इस फॉरेस्ट में आपको क्या दिखाई देगा कि जो पेड़ होते हैं उनमें बिल्कुल पत्तियां नहीं होती पूरे साल भर में, और वो एक तरीके से झाड़ियों जैसे होते हैं। और इसमें जो आपको बबूल देखने को मिलेगा, बेर देखने को मिलेगा, खजूर देखने को मिलेगा। खैर देखो, नीम को इसमें डाल दिया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जबकि वो ड्राई डेसिडुअस में आना चाहिए। खेजरी, ये एनसीईआरटी का है। पलास, तो ये एक्चुअली ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न तो है नहीं, नीम में कौन से कांटे होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो होता है टसकी ग्रास ग्रोज अप टू, टसकी क्या होता है, घास का, एक्चुअली वो देखते हो एक बड़ी बड़ी घास, एक झुंड उसमें होती है, क्या नाम है, हमने इसका फोटो नहीं डाला, जो इस तरह से ढेर सारी घास एक जगह से निकली होती है, एक गुच्छा घास। सरपत। हाँ हाँ, तो उसका गुच्छा घास का देखे, उसी को टसकी ग्रास कहते हैं, जो कि 2 मीटर तक ऊंची ऊंची वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम लोग पहाड़ी माउंटेन फॉरेस्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे माउंटेन के एरिया में जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे टेम्परेचर घटता जाता है, और उसी की वजह से प्राकृतिक वनस्पति में भी चेंज देखने को मिलता है। अब माउंटेन फॉरेस्ट जो हमारे इंडिया में है उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर के पहाड़ और दक्षिण के पहाड़। हिमालय का जो रेंज है, यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे पेड़ की वैरायटी बदलती जाएगी। सबसे पहले आपको उष्णकटिबंधीय टाइप के पेड़ मिलेंगे, फिर आखिरी में एकदम टुंड्रा टाइप का पेड़ मिलेगा। और अगर तुम देखोगे सबसे नीचे फुटहिल्स पर हिमालय के, तो आपको ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट मिलते हैं। और इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाओगे तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन एन एल्टीट्यूड 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको वेट टेम्परेट, टेम्परेट मतलब थोड़ा ठंडे, और वेट मतलब वहां बारिश थोड़ी हल्की फुल्की होती रहती है, ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उससे ऊपर जाओगे इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज। और ये कहाँ पाए जाएंगे, याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो ये तुम्हारा हिल रेंज नॉर्थ वेस्ट की हिल रेंज में नहीं पाए जा रहे हैं, जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल के हिली एरियाज और उत्तराखंड के हिली एरियाज में ही पाए जाते हैं एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, जहां बारिश थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसमें कौन कौन से हैं, ओक, चेस्टनट, ये तुमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर जो है 1500 से 1750 मीटर में आपको पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, पाइन का जो जंगल मिलेगा, और इसमें चिर पाइन बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है, और चिर पाइन का बहुत इस्तेमाल भी होता है। फिर उसके देवदार जो है वो एक हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में देखने को मिलता है। तो ये सब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, कि देवदार जो है वो कहाँ पाया जाएगा, हिमालयन रेंज के वेस्टर्न पार्ट में। और ये इसकी कीमत ज्यादा है, इसका कॉमर्शियल यूज भी ज्यादा है। ठीक है। और ये एंडेमिक स्पीसीज है, इंडिया में पाई जाने वाली स्पीसीज है, यहीं की लोकल है। देवदार ड्यूरेबल वुड है, ऐसा लकड़ी है जो लंबा चलता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह से सिनार और वॉलनट, ये जो है ये आपको कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट जो देखने को मिलते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये भी वेस्टर्न, कहाँ में पाए जाएंगे, वेस्टर्न हिमालयाज में। ब्लू पाइन और स्प्रूस appear at altitude of 2225 to 3048 मीटर। ठीक है। यहाँ पर पाए जाएंगे ब्लू पाइन, और ऊंचाई पर स्प्रूस,
और बहुत से प्लेसेस में इस जोन में आपको टेम्परेट प्रकार का घास का मैदान देखने को मिलेगा, ठंडा शीतोष्ण घास का मैदान देखने को मिलेगा इसी एरिया में। 2000 से 3000 मोटा मोटी देख लो। लेकिन और ऊपर जाओगे, एक सेकेंड यार, मैंने फोटोज डाली थी सब गायब हो गई। मैंने तो बड़ी मेहनत से फोटो डाली थी, सब गायब कैसे हो गई? एक मिनट होल्ड करना जरा। बस बस एक हेलो। यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही? हाँ, मैं कहाँ तक पढ़ाया था? माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा रहा था ना। मेरी आवाज रिपीट हो रही है तुम लोग को? नहीं sir. नो सर। ओके, तो यहाँ पर देखोगे कि माउंटेन फॉरेस्ट जो है, तो उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर ये तुमको जो है सबसे पहले नीचे ट्रॉपिकल जोन मिलता है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन, फिर टेम्परेट जोन, फिर सब अल्पाइन जोन, और फिर अल्पाइन जोन, एकदम ऊपर टुंड्रा टाइप का वनस्पति देखने को मिलती है। इसमें तुम देखोगे यहाँ पर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और जो वार्म टेम्परेट है, उसमें जब बड़े बड़े ब्रॉडली बड़े बड़े पत्तियों वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सॉल, वाइल्ड ओलिव मिलेंगे। और इसी के थोड़ा ऊंचाई पर जाओगे इसी में, तो फिर सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, चिर पाइन, और थोड़े से घास देखने को मिलेगी। जब यहाँ से ठंडा ज्यादा होने लगेगा तो कूल टेम्परेट टाइप का एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है, और इसमें आपको टेम्परेट ब्रॉड लीफ वाले फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ओक हो गया, रोडेंड्रॉन हो गया, हिमालयन मैपल हो गया। और इसके ऊपर जाओगे तो सब अल्पाइन टाइप का, जिसमें आपको कोणधारी वन जो पाए देखने को मिलते हैं, जिसमें फर, ये ईस्ट हिमालय में फर, सिक्किम में लार्च, स्प्रूस, ये सब मिलते हैं। फिर अल्पाइन आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो ऊंचाई पर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय है वहां पर अलग तरीके का बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है। और साउथ वाला इलाके में तो आपको, सॉरी वेस्ट वाले इलाके में तो आपको पता है कि हिमाचल में कोल्ड डिजर्ट है,
वहां डिजर्ट जैसी स्थिति है ना। फिर जो है ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको श्रब लैंड या मिडो रोडेंड्रॉन वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये इसमें हम लोग पढ़ ही रहे थे कि हायर प्लेसेस में देखोगे, देवदार तक हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग देखेंगे हायर रीच पे और ऊपर जाओगे तो एक अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि घास के मैदान टाइप की स्थिति शुरू हो जाती है और पास्चर के हिसाब से चीजें दिखती, पहाड़ी टाइप की एटमॉस्फेयर आपको पूरा देखने को मिलेगा, जिसमें सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन, बर्च, रोडेंड्रॉन ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे। कहां से कहां तक के बीच में 3000 से 4000 मीटर। लेकिन जो ये जो पास्चर्स हैं इनका इस्तेमाल कौन करते हैं? पास्चर मतलब घास के मैदान जो बड़े बड़े, उनका इस्तेमाल कौन करते हैं? गुज्जर और बकरवाल नाम और भोटिया और गद्दी नाम की जनजातियां। जो साउदर्न स्लोप है हिमालय का, वहां पर जो है जो हम लोग कैरी अ थिकर वेजिटेशन कवर बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हाई। अब देखो जो हिमालय है ऐसे, तो हिमालय के दो ढाल हैं, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। अब बताओ हिमालय का कौन सा ढाल हमारे तरफ है, दक्षिण वाला कि उत्तर वाला, साउथ वाला या नॉर्थ वाला? बताओ। उत्तर वाला सर। उत्तर वाला। साउथ हम वाला लोग हिमालय के उत्तर में है, सर, साउथ वाला। साउथ वाला। साउथ। तो ये बताओ कि हिमालय के किस तरफ बारिश होती है, साउथ की तरफ कि नॉर्थ की तरफ? सर साउथ की तरफ। साउथ की तरफ। तो हम लोग की तरफ आप देखोगे ज्यादा वनस्पति दिखेगी, वनस्पति की उधर जो चाइना साइड है उधर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ड्राई एरिया में, उधर बारिश नहीं देख होती। ठीक है। और हाइयर एल्टीट्यूड पे जब जाओगे तो आपको मॉसेस, लाइकेन टाइप के ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल ही, पानी ही नहीं है ज्यादा, धूप भी नहीं है, तो कहाँ से बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, लाइकेन वाइकेन टाइप के ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए रोडेंड्रॉन है, ये आपका बर्च है, ये हम खुद ही भूल गए क्या है, पाइन है शायद, और फिर ये है सिल्वर फ्रूट फरिया वगैरह। तो जो साउदर्न, अब हम लोग उत्तर वो देख लिए, क्या नाम है जो हिमालय। अब हम लोग देखते हैं जो दक्षिण के माउंटेन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि तुम्हारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पे पाए जाते हैं वो थोड़े अलग तरह के हैं। ठीक है। जैसे कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, विंध्य के पहाड़ियों पर, नीलगिरी पर। ये चूंकि ट्रॉपिक के उष्णकटिबंधीय इलाके के ज्यादा पास है तो तापमान तो अच्छा खासा मिलता है इन लोगों को। और ये जो है सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है तो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं रहता। तो वेजिटेशन इज जो होता है सबसे ऊपर जो पाया जाएगा, इनका बहुत ऊंचाई तो है नहीं कि टुंड्रा टाइप का पाया जाएगा, इतनी ठंडे तो होते नहीं है। और ये दक्षिणी गोलार्ध मतलब इक्वेटर के ज्यादा पास होते हैं तो गर्मी भी भरपूर मिलती है। तो ऊपर के इलाकों में आपको टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और सब ट्रॉपिकल टाइप का मिलेगा, और नीचे वाले ऊपर टेम्परेट टाइप का मिलेगा और नीचे सब ट्रॉपिकल टाइप का आपको फॉरेस्ट मिलेगा वेस्टर्न घाट पे। तो वेस्टर्न घाट सपोज करो ये है, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई पर आपको टेम्परेट मिलेगा, नीचे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मिलेगा। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में कहा, केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, जो ठंडा वाला है ऊपर, जो कि नीलगिरी में ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं सोलाज। ठीक है। तो अन्नामलाई, पालनी हिल्स और नीलगिरी, वहां पे जो इस तरह के टेम्परेट फॉरेस्ट उनको क्या कहते हैं? सोलाज। और कुछ इंपॉर्टेंट जो अदर ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के, जैसे कि मंगोलिया है, लॉरेल है, सिंकोना है, वेटल है। सिंकोना का इस्तेमाल कुछ होता है क्या कहीं पर? सर वो कोई दवाई बनाने यस के लिए सर, होता है ना, इसकी छाल से काहे की दवाई बना, मलेरिया की। हाँ। मलेरिया। हाँ। इसकी छाल में क्वैनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, क्वैनिन करके, जिसकी वजह से, जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है इसकी छाल से। तो ये सिंकोना है, ये भी बहुत पहले आता था एग्जाम में क्वेश्चन, पता नहीं। और जो है वैटल, इस तरह के पेड़, देखो पेड़ों में बहुत चीजें गुड़ छुपी हुई है। कुछ ऐसे फॉरेस्ट जो है सतपुड़ा और मैकाल के रेंज में भी ऐसे ही फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग वाले गीला वाला देख लें, रामसर साइट्स जो है आपकी वेट फॉरेस्ट। तो इंडिया में बहुत ज्यादा वेटलैंड है, बहुत झीलें हैं, जो तुम्हारा पैडी कल्टीवेशन के लिए लोग अपने अपने खेतों को भी एकदम दलदली कर देते हैं। तो हमारे यहाँ जो 3.9 मिलियन हेक्टेयर जो है वो टोटल एरिया वेटलैंड का है। और दो साइड देखोगे तो चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये प्रोटेक्टेड है।
यहाँ पर जो है वाटरफॉल आती हैं, उनके हैबिटाट के रूप में इनको प्रोटेक्टेड किया गया है, और रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत इनको, और हम लोग जानते हैं इसमें 75 ऐसी साइट्स हैं, ठीक है। तो जो कंट्री का जो है वेटलैंड है उनको 8 कैटेगरियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहला है डक्कन प्लेट्यू के रिजर्वायर्स, उनके जो तालाब वलाब हैं साउथ में, टुगेदर विद द लैगून एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ साउदर्न वेस्ट कोस्ट। तो जो तुम्हारा दक्षिण के जो वेस्ट कोस्ट है उसकी जितने भी वेटलैंड हैं, लैगून हैं और रिजर्वायर्स हैं, सबको पहली कैटेगरी में रखा गया। दूसरा जो सैलाइन जो राजस्थान में, गुजरात में और गल्फ ऑफ कच्छ के इलाकों में जितने भी तुम्हें पाए जाए, सांबर झील, पिचौर जो है, जैसमंद झील, ये सब झीलें जो हैं, पिछोला झील, तो ये सब आपका जो है इसमें पाया जाएगा। एक लेक है नल सरोवर लेक गुजरात में। फ्रेश वाटर लेक एंड रिजर्वायर्स गुजरात के तो एक होती है, 2 तरह के वहां पर हैं, एक सैलाइन जो थोड़ी साल्टी हैं, और दूसरी है फ्रेश वाटर लेक्स जो कि गुजरात में पाई जाती हैं। फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान में भी कुछ फ्रेश वाटर लेक है, कुछ मध्य प्रदेश में भी है। फिर तुम्हारे डेल्टा के वेटलैंड, गंगा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, ठीक है, तुम्हारा जो है कृष्णा का डेल्टा, और लैगून जो कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट में है, चिल्का लेक के पास जो गोदावरी कावेरी वगैरह का जो डेल्टा है नीचे की तरफ, वो भी वेटलैंड है। फिर फ्रेश वाटर मार्सेस ऑफ गंगेटिक प्लेन, हमारा जो तराई का इलाका है गंगेटिक प्लेन में वो। फिर जो है ब्रह्मपुत्रा का फ्लड प्लेन, जहां ब्रह्मपुत्रा अपना मार्श वगैरह की तरह जो हमारा दलदली इलाका क्रिएट करती है, जहां पर आपको केबुला लामजाओ नेशनल पार्क तो मणिपुर में, ब्रह्मपुत्र जहां पर तुम्हारा वो मजूली आइलैंड वगैरह है। फिर जो है लेक्स एंड रिवर्स जो कि कश्मीर के पहाड़ी पर है, सोमोरिरी लेक, कश्मीर की कोई 1-2 लेक बताओ प्रसिद्ध, बताओ भाई। सर डल लेक, बुलर वूलर 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 बुलर झील, लेक, और डल हो गई, वूलर हो गई, और बताओ। 2 में खत्म तुम लोग, क्या भैया पीसीएस लेके लेक पूछता है? इस तो आईएएस भी पूछा था कमर लेक इस बार। नगीना लेक है, अंचार लेक है, बहुत ढेर सारी लेक है वहां पर, लेक ही लेक है वहां पर, पढ़ना पड़ता है उसको। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट आखिरी में आते हैं, और अदर वेटलैंड। देखिए ये चैप्टर के साथ आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जो रामसार साइट्स की लेक है वो कम से कम पढ़ लीजिएगा, और जो आपका नेशनल पार्क है वो पढ़ लीजिएगा, टाइगर रिजर्व्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि इसी के साथ आप उसको रिवाइज कर लेंगे और खत्म कर लेंगे। और मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पिचावरम वगैरह वगैरह, तो वो सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। तो इससे आपका ये काफी चीजें एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों का मिक्सअप तैयार हो जाएगा। तो ये सब हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, बाकी के वेटलैंड्स हैं जो तुम्हारे आइलैंड हैं अंडमान और निकोबार के, ठीक है। मैंग्रोव कहाँ होते हैं हम लोग जानते ही हैं, कोस्ट के इलाकों में जहाँ थोड़ी गर्म सिचुएशन होती है, जहाँ पर साल्टी इलाका होता है। ये जो होते हैं मैंग्रोव, यहाँ ये ऐसे ढेर सारे साल्ट टॉलरेंट, जो ये जितने भी तुम्हारे वेटलैंड हैं यहाँ पर ऐसे प्लांट पाए जाएंगे जो साल्ट को झेल लेते हैं, मतलब नमक को झेल लेते हैं, ठीक है। और ये स्टैग्नेंट वाटर और टाइडल फ्लोज के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं वेटलैंड्स, और कई प्रकार की चिड़िया यहाँ पर आकर रहती हैं। इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है 6,740 स्क्वायर किलोमीटर है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 की, उसमें कुछ डाटा अलग है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में जितना मैंग्रोव फॉरेस्ट है 7% मोटा मोटी इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये जितने भी मैंग्रोव हैं आपको ये हाईली डेवलप्ड है, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेंगे, सुंदरबन और बाकी जगहों पर देखने को मिलेंगे, महानदी के किनारे भी देखने को मिलेंगे, गोदावरी के डेल्टा, कृष्णा के डेल्टा में भी आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो फॉरेस्ट हैं इनको भी बहुत ज्यादा इंक्रोच इनका हो चुका है, इसलिए इनका भी कंजर्वेशन जरूरी है। तो अब हम लोग सारा कंप्लीट करने के बाद फॉरेस्ट को बचाया जाए। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए सरकार सबसे पहले 1952 में एक पॉलिसी लेकर आई, और फिर 1988 में लेकर आई, और जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके तहत 33% जो लैंड है उसको
जंगल भूमि में कन्वर्ट करना है और पर्यावरण की स्टेबिलिटी को बचाना है और पर्यावरण को रिस्टोर करना है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, जो डिस्टर्ब हो गया है, उसको वापस लाना है और हमारे कंट्री के जितने भी प्राकृतिक विरासत है उसको बचाना है। प्राकृतिक विरासत में हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट है, गंगा जी हैं, ब्रह्मपुत्रा हैं, ये सब बचाना जरूरी, यमुना जी हैं, ये सब नेचुरल हेरिटेज हैं और इसकी जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और जितना भी जेनेटिक पूल है इसको बचाना है। सॉयल इरोजन को घटाना है और वो तभी हो सकता है जब पेड़ हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं और जो डिजर्ट की भूमि बढ़ रही है इसको भी समाप्त करना है। और हमारे देश में जो हम बाढ़ और सूखा देखते हैं, कहने को साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत ही आगे हैं, हर साल लौटता मानसून बारिश करता है। चेन्नई जैसे शहर में जो हमारा मेट्रो शहर है वो डूबा हुआ पाया जाता है। मुंबई में इतनी बारिश होती है, यूपी के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो ड्रेनेज व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे कि आपका एक बारिश अच्छी खासी झेल सके। अब ये हमारे मेट्रोस की हालात है, ठीक है। तो हमें जो है फ्लड कॉरिडोर रिड्यूस करना है, ड्रॉट को रिड्यूस करना है, फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ाना है। कैसे? सोशल फॉरेस्ट्री करा के, अभी हम लोग आगे देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। एफोरेस्टेशन, पेड़ लगा के, कहाँ पर जो तुम्हारा खराब भूमि है उस पर हम जितना पेड़ लगाएंगे उतनी ही वो भूमि अच्छी होगी। इसके अलावा फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है जिससे कि फॉरेस्ट की जो लकड़ियां हैं, फ्यूल है, फॉडर है, उनका इस्तेमाल जो तुम्हारे वो रूरल पॉपुलेशन करती है वो कर सके और उनका जीविका चल सके। और वुड पर जो लोग जीवित निर्भर करते हैं, लकड़ी बेचकर अपना जीवन चलाते हैं, तो जितना पेड़ होगा उतनी लकड़ी बिकेगी। और क्रिएटिंग ऑफ मैसिव पीपल मूवमेंट, एक व्यक्ति लोगों का एक जन आंदोलन चलाना है जिसमें औरतों को इन्वॉल्व करना है कि वो पेड़ों को खूब लगाएं, पेड़ों को काटने से रोकें लोगों को, और जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको उस पर प्रेशर रोकें। अब एक चीज बताओ, ये सारी पॉलिसी किसने बनाई? सरकार ने। वेस्टर्न घाट और हिमालय को तबाह कौन कर रहा है? सरकार, उसकी ही पॉलिसी है ना। कॉन्ट्राडिक्शन देखते हो कि दे डोंट हैव सिंकिंग। देखिए उनके खुद के पॉलिसी, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, जिन्होंने गाडगिल कमेटी ने बोला था कि पूरे वेस्टर्न घाट को आप प्रोटेक्टिव जोन में कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकृति नहीं रहेगी, सारा डेवलपमेंट रखा का रखा रह जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। ये जो डेवलपमेंट है, इट्स नॉट अ डेवलपमेंट, इट्स अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब हम ऐसा डेवलपमेंट किए हैं कि उससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो ये तरीका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अब हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या? हाँ सर, जो फॉरेस्ट पॉलिसी में जो 33% दिया है वो प्लेन एरिया के लिए था ना, और 67% वो हिमालय वगैरह पहाड़ वगैरह ओवरऑल वाली। 33% माना जाता है, वो प्लेन और दोनों मिला के। ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हाँ ये है कि हिमालय के तो अभी भी 60% से ज्यादा है कई जगहों पर। मिजोरम में तुमको 80% से ऊपर मिलेगा, असम में थोड़ा कम है, बाकी के हिमालयन स्टेट में तो अभी भी, उत्तरांचल में कम है। तो ऑब्वियस सी बात है हिमालय में ज्यादा फॉरेस्ट कवर की बात की जाएगी, लेकिन जो फॉरेस्ट पॉलिसी में ओवरऑल भी 33% है, कि ऑन एवरेज भी इंडिया का 33% है, ठीक है। और एवरेज भी 33% लिया माना गया। अभी हमारा 24 के अराउंड है, ऐसा कुछ करके 24 या 23 करके। सोशल फॉरेस्ट, वो भी आंकड़ा याद रखना कि नए हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है। तो लास्ट 2021 में आई थी, 2023 में आने की संभावना है, तो खत्म ही हो गया, 24 तक में आ जाएगी 23 वाली रिपोर्ट। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन एंड एफोरेस्टेशन ऑन बायरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरनमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रोटेक्शन, और जो खराब भूमि है उस पर पेड़ लगाना, किस पर्पस से? जिससे पर्यावरण को भी फायदा हो, समाज को भी फायदा हो और रूरल डेवलपमेंट भी हो। तो पेड़ पौधों को सामाजिक दृष्टिकोण से भी फॉरेस्ट को, एक तो आपका पर्यावरण का दृष्टिकोण तो हो ही हो, सामाजिक दृष्टिकोण से भी पेड़ लगा के उसके लाभ लेना।
जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था 1976 का, उसने सोशल फॉरेस्ट्री के 3 प्रकार बताए हैं। शहर में जो होती है अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और एक फॉर्म फॉरेस्ट्री, जो कि तुम्हारा लोग कमर्शियल के हिसाब से जो कि तुम्हारा फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म लगाते हैं, केवल एक ही प्रकार के पेड़ लगाते हैं उसमें। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पब्लिक और प्राइवेटली ओन लैंड, जैसे पार्क बना देना, रोड के किनारे पेड़ लगा देना, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्रीन बेल्ट, तो शहर में छोटे छोटे जंगल उगा देना, इसी को अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये मेन जोर देती है एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पर। 2 तरह की फॉरेस्ट्री पर जोर देती है, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पर। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है बताइए, किसी को तो पता है? सब लोग करते तो हो अपने अपने उस पर। यस सर सर, जो बीच में खेत हो उसके साइड में पेड़ पेड़ वगैरह लगा- लगा देना। हाँ तो ये सरकार ने अभी सभी को फ्री में पेड़ देते हैं ना लगाने के लिए, हाँ, इस टाइम चल रहा है। इससे फायदा भी होता है। और साथ ही साथ भैया जो है क्या कहते हैं, जो किनारे किनारे जो आजकल सागौन के पेड़ लोग लगा रहे हैं जो है, हाँ उससे ज्यादा बेनिफिट होता है व्यापारिक दृष्टिकोण से, हाँ, पैसा ज्यादा मिलता है। सागौन यही सब लगाते हैं ना। तो इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद, इसका मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को कंबाइन कर देना। और जो है जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, फॉडर है, फ्यूल है, टिम्बर है, फ्रूट है, इसकी वजह से क्या होगा कि आपको वो लकड़ी भी मिल जाएगी, थोड़ा सा फ्यूल, वो फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या है, इसका मतलब है रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड। ये तो अपने लैंड पर आपने कर दिया। जो पब्लिक लैंड है और कम्युनिटी लैंड है, जैसे गांव का बड़ा सा चारागाह है या टेम्पल की जमीन है या रोड के किनारे गांव में पेड़ लगाना, कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट्री करना। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि कम्युनिटी को पूरे फायदा हो। एग्रो फॉरेस्ट्री से तो आपको अकेले फायदा हो रहा है, इस वाले फॉरेस्ट्री से पूरी कम्युनिटी को फायदा हो रहा है। वैसे इससे भी सबको फायदा होता है, पेड़ तो बेचारे ऐसे इस एंगल से नहीं उगते, वो तो अपना काम करते हैं और हमें फायदा देते हैं। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है, इसका मेन मकसद है कि पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाना। और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो है provides a means under which the people of landless classes can associate themselves in trees। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी पेड़ उगा सकें और वो भी उसका बेनिफिट पा सके। ठीक है, तो उनको भी एक मौका दिया जाए कि पब्लिक लैंड पे लगा लो, टेम्पल लैंड पे लगा लो। फार्म फॉरेस्ट्री क्या है? फार्म फॉरेस्ट्री इज अ टर्म अप्लाइड टू अ प्रोसेस अंडर विच फार्मर ग्रोज ट्रीज। फार्मर केवल पेड़ ही उगाता है, या तो कमर्शियल यूज के लिए या नॉन कमर्शियल यूज के लिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो वेरियस स्टेट क्या करता है, वो लोगों को पेड़ देता है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं उनको। और जो सेवरल लैंड्स है सच एज मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, ग्रास लैंड एंड पास्चर्स, लैंड अराउंड होम्स एंड काउ शेड्स, अभी बगीची बना देते हैं लोग अपने अपने। नॉन कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे बाग बना देते हैं, उसमें फॉरेस्ट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती है उसमें तो बड़े बड़े बगान लग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ जानते ही हो, हमारे देश में बहुत ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं। और ये एस्टिमेट है कि 4 से 5% जितने भी प्लांट हैं दुनिया में और एनिमल स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज, उनका 4 से 5% प्रकार की वैरायटी जो है इंडिया में पाई जाती है। और द मेन रीजन फॉर दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, एक्चुअली क्यों डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की जलवायु भी है और हमारा इकोसिस्टम अलग अलग है और हमने उसको बचा के भी रखा है। हमारे यहाँ पेड़ों को भगवान करके पूजा जाता है, ना ही किसी कल्चर में ऐसा होता होगा कि जहाँ पेड़ को हम लोग देवता बना देते हैं फिर भी उसको काटते हैं। इसका मतलब या तो हम किस तरह से उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर इतनी बढ़िया कल्चर है कि आप अपने पेड़ को देवता की तरह पूजा रहे हो, तो क्यों नहीं उस देवता को उगा रहे हो। ओवर द इयर्स द हैबिटाट हैज बीन डिस्टर्ब, समय समय पर जो है इनके जो है निवास है उनको हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है और कुछ स्पीसीज जो हैं वो अब गायब होने की कगार पर हैं। और क्या वजह है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, हंटिंग वंटिंग एक बार देख लेना तुम लोग। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट को देखते हैं, तो ये एक्ट आपको एकदम याद करने हैं पहले तो। और इन एक्ट में से ये वाले एक्ट के कुछ प्रावधान भी आप देख लीजिए, बहुत प्रश्न आते हैं इनसे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एक और इम्पोर्टेंट एक्ट होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
उसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसका भी, और नेशनल जो तुम्हारा फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये हमेशा आदिवासियों के उसमें ये हमेशा यूज होता रहता है। अभी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन भी आया था इस बार की वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1974, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक्ट है। सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट। अभी ये एक्ट क्यों था, इसलिए फेमस था, कौन सा त्योहार होता है तमिलनाडु में जिसमें ये बार बार चर्चा में आ रहा था, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है भैया, तो जल्लीकट्टू में ये बार बार न्यूज में आ रहा था कि जानवरों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसकी वजह से। इसमें एक बहुत बड़ी नृत्यांगना थी रुक्मणी देवी अरुंडाले, उनका इसमें बहुत रोल था इसको लाने में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल पार्क बनाता है, इसी के द्वारा तुम्हारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं। इसी एक्ट में जो जितने भी जीव जंतु और कुछ पेड़ हैं उनको 6 शेड्यूल्स में बांटा गया है, और जिसमें जो शेड्यूल 1 और 2 में रहते हैं एनिमल उनको खास सुरक्षा दी गई है, ठीक है। और शेड्यूल 5 वाले एनिमल को आप उसका शिकार कर सकते हैं। तो वो एनिमल्स को बचाने के लिए ये एक्ट आया था 1972 में। एंड वाटर प्रिवेंशन, आप सोच सकते हो कि ये बहुत सी दुनिया के देश अपनी बदमाशी कर रहे थे, आईना चाइना कहीं वाइल्ड लाइफ नहीं सोच रहा था, तब हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप था, ठीक है। अगर उसको बेहतर ढंग से लागू किया गया होता और बेहतर ढंग से सब चीज किया हो गया होता तो बहुत बेनिफिट भी होता। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1974, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट के प्रावधानों को आप जानो तो जब भी इंडस्ट्री वाले किसी भी जंगल को उजाड़ते हैं तो एक कैंपा फंड होता है, जिसमें उनको उतना ही पैसा एक फंड में डालना पड़ता है कि उतना पेड़ वो कहीं और लगा दें, तो वो इसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधान के तहत आता है। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जितना भी तुम एयर पोल्यूशन से संबंधित प्रावधान देखते हो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत वृहद एक्ट है, इको सेंसिटिव जोन वगैरह वगैरह सब इसी के तहत है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो भी हम लोग ने देखा 1988। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, वो सब जितना भी प्रावधान है वो इसी के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर शायद चेन्नई में है। इसके तहत कई बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज बनी है। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो चेन्नई में है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं स्मृति पर आधारित है ये। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये आपको जंगलों के लिए, ये यूपीए सरकार का एक इम्पोर्टेंट एक्ट था जिसमें आदिवासियों के अधिकारों के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो ये एक्ट आपको बिल्कुल याद कर लीजिए, हर बार मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। तो यहीं पर मैंने सारे एक्ट मैक्सिमम जो मुझे याद आए मैंने एक जगह लिख दिए, ठीक है। फिर ये आपके नेशनल पार्क्स की लिस्ट है इंडिया के, देख लीजिएगा यहाँ से चाहे जहां से, लेकिन याद कर लीजिएगा। ये 54 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, इनकी लिस्ट है, और ये देख लीजिएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया में 1972 का हमने बताया ही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं, जिनसे कि पेड़ पौधों का, सॉरी, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सबका संरक्षण हो सके। और ये एक्ट जो है इसको 1991 में अमेंड किया गया था, और जो सजा थी उसको और सख्त बनाई गई, और इसके अलावा प्लांट की स्पीसीज को भी शामिल किया गया जो पहले नहीं शामिल थी, और कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को। तो 1991 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। अभी आप देखोगे तो 106 नेशनल पार्क हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कंट्री में, और जो है हमारे यहाँ इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बहुत बड़ा दायरा है। उसमें हम एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, और पूरे सरकार को मिलकर करना पड़ेगा, और ह्यूमन बीइंग के जीवन के लिए पेड़ पौधों का बेहतर होना बहुत जरूरी है। इसी के तहत यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और इसके तहत तुम्हारा हमारे कई दुनिया भर में जितने भी बायोस्फीयर हैं जो जरूरी हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, और उससे पूरे दुनिया में एक तरीके से कोलैबोरेशन स्थापित किया जाता है। फिर हमारे यहाँ जो स्कीम आई थी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। अभी हम लोग देखेंगे आज के करंट में नीलगिरी ताहार को बचाने के लिए एक एक्ट तमिलनाडु की सरकार लेके आई है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार। तो ये तरीके के जो है प्रोजेक्ट्स आए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही अलग अलग जगहों पर टाइगर जो है रिजर्व्स बनाए गए हैं, और उसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। टाइगर की आबादी भी बढ़ी है,
और टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर के जो एरियाज हैं वो भी बढ़े हैं, तो टाइगर कंजर्वेशन हो पाया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था 1992 में, जिससे कि एलिफेंट्स को बचाया जा सके, ठीक है। और इसमें कई जगहों पर 16 राज्यों में जो एलिफेंट जहां पाए जाते हैं, इसमें इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल, इसका यूज किया जाता है, और एलिफेंट रिजर्व्स भी बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, हंगुल का प्रोजेक्ट। हंगुल कहाँ पाया जाता है? वेयर इज हंगुल? कहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कश्मीर कश्मीर किस स्थिति है? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड? हाँ, इंडेंजर्ड शायद से। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली सर इंडेंजर्ड है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ना? कौन हंगुल? यस हंगुल कश्मीर का स्टेट एनिमल है, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं इसको। कश्मीर एक और है सर, ये पार्क में यही पाया जाता है अच्छी खासी प्रजाति में, ठीक है। इसके अलावा हिमालयन मस्क डियर को कंजर्वेशन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम लेके आई है। ये आपका नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम 2 चैप्टर बचे हैं, दोनों ही चैप्टर कल परसों में कंप्लीट कर देंगे। तो जो तुम्हारा वो है हिस्ट्री है, उसको नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये खत्म हो जाएगा तो इंडियन ज्योग्राफी जो 11th की है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो कुछ पार्ट बचेंगे, जो हमारा मिनरल्स वगैरह है, तो जब हम लोग फिजिकल पढ़ेंगे तो उसी में उसको कवर कर लेंगे कि मिनरल्स कौन, नदियां हम लोग ने कवर कर ही ली, नेशनल पार्क्स वगैरह कवर हो ही गए। इसमें जितना है बहुत, उसमें से ही आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले इसको बेहतर ढंग से तैयार करो और अभी जुट जाओ कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, एक बार रिवाइज कर लो। और रामसर साइट्स हैं, ठीक है, और मैंग्रोव्स हैं। तो कम से कम ये रिवाइज कर लोगे तो काफी एक दायरा तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक। कोशिश करो कि जब मेरा खत्म हो तुम्हारा भी खत्म हो जाए। परसों खत्म हो जाएगी आपकी, अब कल ही हो सकता है खत्म हो जाए, परसों तो पक्का खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं करंट के साथ। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।